मोतीनगर नामक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम कार्तिक था। तो शहर के पास ही एक चोर बाजार था। कार्तिक उस चोर बाजार में चोरी का सामान बेचा करता था। एक दिन की बात है, कार्तिक रात के समय चोर बाजार से सामान बेचकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अरे ये इतनी रात गए कौन आदमी खड़ा है और ये यहाँ क्या कर रहा है? पास जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही कार्तिक उस आदमी के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कोई था, मैंने अपनी आँखों से देखा है, फिर कहाँ चला गया? जैसे ही कार्तिक वापस मुड़ता है तभी उसे फिर वो आदमी दिखाई देता है। आखिर ये चक्कर क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कौन है वहाँ? कौन है? कोई बोलो तो। वो आदमी कुछ नहीं बोलता और वो अचानक से गायब हो जाता है। बाप रे, ये तो कोई भूत है। मर गया रे, अब क्या होगा? भागो। कार्तिक न आव देखता है न ताव, सीधा दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागने लगता है। भागते भागते अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है? कार्तिक के पीछे पीछे और कोई नहीं, एक भूत चल रहा था जो कार्तिक को भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था और इतने में कार्तिक का घर भी आ गया था। कार्तिक दौड़कर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जान बची तो लाखों पाए, दौड़कर बुद्धू घर को आए। कार्तिक खाना खाकर सोने लगता है, पर उसे तो डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर सोचते सोचते कार्तिक को नींद आ जाती है। जैसे ही कार्तिक सोता है तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तो ये चोर बाजार में चोरी का सामान बेचता है। अब मैं भी इसके साथ चोर बाजार जाऊंगा। कार्तिक नहा धोकर तैयार हो जाता है और चोर बाजार में जाने की तैयारी करता है और वो अपना बेचने वाला सारा सामान भी ले जाने के लिए रख लेता है। कार्तिक अपना सामान लेकर चोर बाजार जा रहा होता है तो भूत भी उसके साथ साथ चला जाता है और चोर बाजार पहुंचकर, अच्छा तो ये है चोर बाजार, यहाँ मिलता है चोरी का सामान। कार्तिक अपना सामान निकाल कर बेचने लगता है और भूत चोर बाजार में अपना रूप बदलकर एक आदमी का रूप लेकर इधर उधर देखने लगता है। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ चोरी का ही सामान मिल रहा है। पता नहीं कितने लोगों का सामान चुराकर चोर इस बाजार में बेचते हैं। उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी जिनका सामान चोरी हुआ होगा। तभी भूत एक आदमी के पास जाता है। भैया ये टीवी कितने का है? 1000 का। बड़ा महंगा है, ठीक ठीक लगा लो, 400 लगा लो। ठीक है, ले लो। नहीं चाहिए भैया। भूत दुकान को छोड़कर आगे अगली दुकान की तरफ बढ़ जाता है। वो एक दुकान एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी, तो भूत उस दुकान पर जाकर देखता है। भैया ये घड़ी कितने की है? 30 रुपए की। भूत उस दुकान पर से आगे बढ़ जाता है। इतनी सस्ती घड़ी, पता नहीं किन मासूमों की घड़ी छीन कर ये लोग इस चोर बाजार में बेचते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी मुश्किल से खरीदी होगी और ये लोग उन्हें कितने सस्ते दामों पर बेचते हैं। क्या मिलता है इन लोगों को दूसरे का सामान चोरी करके बेचने में? कितना गलत कर रहे हैं ये लोगों के साथ। ले जाओ रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ले जाओ रस्ते का माल सस्ते में। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आकर उससे फोन का दाम पूछता है। भैया ये फोन कितने का है? 1000 रुपए का। वो आदमी फोन देखकर हैरान हो जाता है। ये तो मेरा फोन है भैया। ये कैसे हो सकता है? ये मेरा फोन है, तुम्हारा कैसे हो सकता है? मुझे अपने फोन की पहचान है। ये देखो मेरा है, इस पर मैंने एक स्टार का निशान भी बना रखा था। ये मेरा है। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, मैंने इसे एक लड़के से खरीदा था। भूत वहाँ खड़ा कार्तिक और उस आदमी की बात सुन रहा था। तभी भूत कार्तिक से कहता है, हो सकता है सही में ये फोन इसी का ही हो। नहीं, ये इसका नहीं है। कार्तिक उस आदमी को फोन देने से मना कर देता है। वो आदमी अपना फोन देखकर बड़ा दुखी होता है और वो दुखी मन से वहाँ से चला जाता है।
भूत अपने जादू से कार्तिक के पास से फोन गायब कर देता है और जिसका फोन था उसके हाथ में मेरा फोन, मेरा फोन। अब ज्यादा खुश मत हो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना कोई आकर फिर तुम्हारा फोन चोरी करके ले जाएगा। वो आदमी हंसी खुशी वहाँ से निकल जाता है और उधर कार्तिक फोन को गायब हुआ देखकर रोने लगता है। अरे अरे मेरा फोन, मेरा फोन कौन ले गया? किसने चुरा लिया मेरा फोन? आए रे मेरा फोन। तुमने जिसका फोन चुराया होगा वो कितना रोया होगा, कभी सोचा है तुमने? और वो तुमने चोर बाजार में आधे पौने भाव बेच दिया। तो इसमें गलत क्या है? सारी दुनिया किसी ना किसी का कुछ चुरा रही है। मैंने चुरा लिया तो क्या हुआ? अब तुम मुझे ज्यादा भाषण मत दो और मुझे मेरा काम करने दो। आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से। भूत कार्तिक के पास से चला जाता है और वो एक दूसरी दुकान पर जाकर देखता है। साइकिल ले लो, सस्ती और टिकाऊ साइकिल, साइकिल ले लो। कितने की दी है साइकिल? 500 रुपए की। 500 रुपए की बड़ी महंगी है। चलो तुम्हारे लिए 450 की। नहीं चाहिए। तभी भूत अपने असली रूप में आकर दुकानदार की नजर बचाकर साइकिल गायब कर देता है और जिसकी साइकिल थी उसके पास पहुंचा देता है। जब भूत साइकिल गायब कर रहा होता है तो उसे ऐसा करते हुए एक दुकानदार देख रहा था। साइकिल वाला अपनी चोरी हुई साइकिल पाकर खुश हो जाता है। मेरी साइकिल, मेरी साइकिल, अरे अरे देखो मेरी साइकिल मिल गई, मेरी साइकिल मिल गई। साइकिल वाला खुशी के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वो मन ही मन सोचने लगता है, पर ये आई कहाँ से? कहीं से भी आई हो, पर मेरी साइकिल मुझे मिल गई। मैंने एक एक पैसा इकट्ठा करके खरीदी थी, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। वो तो शुक्र है भगवान का जो मेरी साइकिल मिल गई। अरे मेरी साइकिल चोरी हो गई, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। तभी फोन वाला उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास आता है। क्या हुआ भैया? अरे भैया क्या बताऊं, कोई मेरी साइकिल चुरा कर ले गया। आज मेरा भी कोई फोन चुरा कर ले गया। समझ नहीं आ रहा कि चोर बाजार में कौन चोर है जो सामान चुरा रहा है। तभी वहाँ एक दुकानदार आता है और वो आकर दोनों दुकानदारों को बताता है। अरे भैया आपको मैं बताऊं ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बता तो जरा, उसकी अभी मैं हड्डी पसली तोड़ता हूँ। अरे वो और कोई नहीं, एक भूत है। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब वो साइकिल गायब कर रहा था, वो अपना रूप बदल कर इस चोर बाजार में घूम रहा है। अब क्या होगा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो हमारा धंधा ही ठप करवा देगा। अब क्या होगा रे? तभी वो दुकानदार फोन वाले और साइकिल वाले से कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। वो जरूर हमारी कोई न कोई मदद करेंगे। तभी भूत उन लोगों के सामने असली रूप में आकर कहता है, मुझसे बचना चाहते हो? कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा मैं। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुमने तो मेरा बिगाड़ा ही है, लेकिन कितने मासूमों का सामान चोरी करा है। तुम मेरे तो गुनहगार हो ही, बाकी उन सब के भी हो जिन लोगों का तुम लोग सामान चोरी करते हो। पर तुम हो कौन? तभी भूत असली रूप में आता है तो फोन वाले के होश उड़ जाते हैं। क्यों, कुछ याद आया? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने बड़ी मेहनत से फोन खरीदा था और तुमने वो चोरी कर लिया। जब मैंने तुमसे अपना फोन मांगा तो तुमने देने से मना कर दिया। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और कुछ दिनों बाद मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। तभी भूत फोन वाले की गर्दन पकड़ लेता है। जाता कहाँ है? तभी भूत दुकान वाले और साइकिल वाले की गर्दन दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। हाय मर गया रे! मेरी कमर! छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। अब पता लगा तुम लोगों को कैसे डरा धमका कर उनका सामान चोरी करते हो। पूछिए, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम लोगों को उन सब का सामान वापस करना होगा। ठीक है। भूत अपनी शक्ति से जिनका सामान था उनके पास पहुंचा देता है।
भूत भी उन लोगों को छोड़ देता है और उसे एक नेक काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में रोहन और उसके माँ बाप रहते थे। रोहन की शादी एक सरिता नाम की लड़की से होती है। एक दिन सरिता अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी पंखे में से अजीब सी आवाज आने लगती है और पंखा चलते चलते रुक जाता है। अरे, अब इस पंखे को क्या हो गया? मैं इतने दिन से इन्हें बोल रही हूँ कि पंखे में से आवाज आती है, इसे जरा ठीक करा लो, पर इन्हें तो वक्त ही नहीं है। सरिता शाम को रोहित के साथ पड़ोस की दुकान पर पंखा लेने जाती है। दुकान में एक औरत बैठी होती है। जी, हमें एक पंखा देखना था, कोई अच्छा सा पंखा दिखा दो। जी, अभी दिखाती हूँ। वो औरत उन दोनों को पंखे दिखाती है, पर उनको कोई पंखा पसंद ही नहीं आता। सारे पंखे देखने के बाद सरिता की नजर एक कोने में रखे पंखे पर जाती है। वो पंखा कुछ भी खास नहीं होता, पर फिर भी सरिता उसे देखती ही रह जाती है। मुझे वो पंखा चाहिए। वो पंखा? वो तो कुछ खास भी नहीं है, तुम कोई और पंखा देखो, कोई बढ़िया सा। मुझे वही पंखा चाहिए। रोहन उस पंखे को खरीद लेता है और अपने कमरे में लगवा लेता है। जब रात को दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक सरिता की आंख खुलती है और वो ऊपर उस पंखे को देखती रहती है। उस पंखे पर एक चुड़ैल बैठी होती है। ए लड़की, अब तो मेरे वश में है। अब मैं जैसा जैसा बोलूंगी तुझे वैसा वैसा ही करना होगा, ठीक है? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। अभी नीचे जाओ और अपनी सास की सारी साड़ी काट दो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सरिता उठती है और नीचे अपनी सास के कमरे में जाकर चुपके से अलमारी खोलती है। उसके बाद वो उसकी एक एक करके सारी साड़ियाँ काट कर वापस अंदर रख देती है और अपनी जगह जाकर लेट जाती है। मैंने जो कहा क्या वो तुमने कर दिया? हाँ, मैंने अपनी सास की सारी साड़ियाँ काट दी हैं। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब सरिता नींद से जागती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो रोज की तरह बड़े मजे से रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है कि तभी उसकी सास की चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया? अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, देखो तो जरा ये क्या हो गया। सब लोग शोर सुनकर भागते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कटी हुई साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और रोहन की माँ वहाँ बैठी रो रही हैं। अरे माँ, ये सब क्या है? ये किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया। मैंने तो जब अलमारी खोली तो मेरी सारी साड़ियाँ अंदर बिखरी पड़ी थी और सबके सब किसी ने काट दी। पर ऐसा कौन कर सकता है माँ? हमारे घर में हम 4 ही तो लोग रहते हैं। वही तो बात है कि हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं। पर कल जब मैं नई साड़ी पहनकर कीर्तन में जा रही थी तो तेरे ससुर जी से मेरी बहस हुई थी। वो मुझे गुस्से में बोल रहे थे कि तू पूरा दिन सजती धजती रहती है और आए दिन नए कपड़े खरीदती है। मैं एक दिन तेरे कपड़ों में आग लगा दूंगा। ये जरूर इनका काम है। इन्होंने ही मेरी सारी साड़ियाँ काट डाली। हे भगवान, ये तुम क्या फालतू बातें बोले जा रही हो? हैं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, तुम ही ये सब सोच सकते हो। ये कोई पहली बार नहीं सोचा तुमने। सोचने और करने में फर्क होता है, समझी? तुम ही अपने दिन याद करो, ये सब काम तुम कर सकती हो तुम। दोनों की आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। रोहित और सरिता दोनों को जैसे तैसे चुप कराते हैं। अब रात को जब रोहित और सरिता सो रहे होते हैं तो फिर से वो चुड़ैल पंखे पर बैठकर घूमने लगती है। सरिता, सरिता। हाँ, मैं जाग गई हूँ, बताओ मुझे क्या करना है? अभी जाकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिर्च मिला दो। सरिता नीचे जाती है और रसोई से मिर्च निकालकर अपने ससुर की आँख की दवाई में मिलाकर रख देती है। उसके बाद वो ऊपर आती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है।
चुड़ैल वहाँ से फिर गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित के बाबूजी के चिल्लाने की आवाज। अरे मर गया। अरे बचाओ कोई। अरे 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 मार डाला रे। मेरी आँख फूट गई। अरे कोई मुझे बचा लो। शोर सुनकर सरिता और रोहित दोनों आधी रात को नीचे भागते हैं तो वहाँ बाबूजी आंखें मलते हुए यहाँ से वहाँ बुरी तरह चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं। रोहित जल्दी से बाबूजी को बाथरूम में लेकर जाता है और उनके मुंह पर ठंडा पानी डालता है। थोड़ी देर बाद बाबूजी अपनी आंखें खोल पाते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी होती हैं और उन्हें ठीक से दिख नहीं रहा होता। अब बताओ बाबूजी, आखिर आपको हुआ क्या था? अरे अरे मैं तो हमेशा की तरह आँख में दवाई डाल रहा था, पर जैसे ही मैंने आँख में दवाई डाली मेरी आँख तो ऐसे जलने लगी जैसे इसमें किसी ने मिर्च झोंक दी हो। सरिता वहीं खड़ी देख रही होती है। उसे तो पता ही नहीं होता कि ये सब उसी का किया हुआ है। रोज वो चुड़ैल जो रात को उस पंखे पर आकर बैठ जाती है और सरिता को अपने वश में करके उससे कुछ न कुछ करवाती रहती थी। हर दिन घर में कुछ न कुछ होता रहता था। रोज घर में कोई न कोई किसी न किसी पर इल्जाम लगाता और रोज घर में लड़ाइयाँ होती। एक रात रोहित सरिता से रात को इसी बारे में बात कर रहा होता है कि तभी सरिता रोहित से पूछती है, अरे आपके हाथ पर खरोच के निशान कैसे हैं? अरे ये वो बिल्ली ने झपट्टा मार दिया था एक दिन, तो बस उसी के निशान हैं। ओहो, आप भी ना जरूर उसे परेशान कर रहे होंगे। खैर चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। दोनों सो जाते हैं और फिर से वो चुड़ैल पंखे पर आकर बैठ जाती है। इस बार जब सरिता उस चुड़ैल से बातें कर रही होती है तब रोहित कच्ची नींद में होता है। उसके कानों में सरिता की आवाज आ रही होती है। रोहित आँख खोलकर देखता है तो सरिता ऊपर पंखे को देखकर बातें कर रही होती है। रोहित ये देखकर घबरा जाता है और आंखें बंद करके वापस लेट जाता है। अगले दिन जब वो सरिता से इस बारे में पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। हर रात सरिता पंखे की तरफ देखकर बातें करती थी और फिर उठकर कोई न कोई काम बिगाड़ देती थी। एक दिन तो उसने रात को रोहित के फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगले दिन रोहित जैसे ही उस पंखे को उतारने लगता है तो सरिता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पंखा उतारने की? ये तुम अपने पति से कैसे बात कर रही हो? तो चुप कर बुढ़िया। हे भगवान, ये कैसे बात कर रही है हमसे? ये पागल हो गई है क्या? माँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये रोज रात को पंखे से बातें करती है और फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करके सो जाती है। आपकी साड़ी, बाबूजी की आँख की दवाई में मिर्ची, मेरी गाड़ी का टूटा शीशा, मेरा फोन, सब इसी ने किया है। बता सरिता, तूने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुझे ये सब करके? नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? सच सच बता, वरना तुझे इसी पंखे से लटका दूंगी। ए बुढ़िया, दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचियो भी मत। अरे ये कौन है? ये सरिता नहीं है, इसमें तो कोई चुड़ैल है। हमें जल्दी किसी बाबा को यहाँ बुलाना पड़ेगा। रोहित की माँ एक बाबा को घर लेकर आती है। घर में घुसते ही वो सबसे पहले रोहित और सरिता के कमरे में जाते हैं और पंखे की तरफ देखते हैं। ये पंखा, इसमें ही कुछ गड़बड़ है। बाबा वहीं बैठकर जादू टोना करने लगते हैं और उस वक्त सरिता बिल्कुल ठीक होती है। अचानक वो पंखा अपने आप चल पड़ता है। ए बाबा, चला जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले बता तू कौन है और सरिता के शरीर का इस्तेमाल करके इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन्होंने मुझे मार डाला, इन्होंने मुझे इस पंखे से लटका कर मार डाला। मैं रोहित की पहली पत्नी छाया हूँ। मैंने इन लोगों के साथ वही किया जो ये सब मेरे साथ करते थे। इन्होंने मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया था और एक दिन मुझे इसी पंखे पर लटका कर मार डाला और उस पंखे के साथ मुझे पीछे दफना दिया। वहीं बैठी सरिता ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा तो सबके चेहरे शर्म से झुक गए।
सरिता अपने ससुराल वालों को उनके किए की सजा दिलवाती है। तब जाकर उस चुड़ैल को मुक्ति मिलती है। बसईपुर के एक सुनसान खंडहर शमशान घाट में कुछ चुड़ैलें रहती थीं। कई सालों से एक साथ रहते रहते वो अच्छी दोस्त भी बन गई थीं। बहनों, बहुत हो गया शमशान का धुआं, अब चाहिए समंदर की हवा। और मुझे तो चाहिए मसाज। पिछली बार जब पंडित ने भगा दिया था तब से गर्दन में अकड़ है। हाँ, चलो ना गोवा, वहाँ डीजे भी है और रात को नाचने के लिए बोट पार्टी भी। गोवा? वहाँ तो इंसानों से ज्यादा चूहे होते हैं। चलो किसी पहाड़ पे चलते हैं। हिमाचल चले? कसौली में एक भूतिया रिसोर्ट दिख रहा है, डिस्काउंट भी है। परफेक्ट। पहाड़, डरावना रिसोर्ट और हमारी गैंग। ओह माय डार्क लॉर्ड, लेट्स गो। चुड़ैलों ने अपनी बूटदार झाड़ू निकाली और ट्रिप ट्रिप हुर्र हुर्र मंत्र पढ़कर हवा में उड़ चली। यार, कोई म्यूजिक तो लगाओ, उड़ान बोरिंग हो रही है। अरे देखो, नीचे एक बारात जा रही है। चलो थोड़ी देर डरा कर आते हैं। नहीं, आज ट्रिप का पहला नियम याद रखो, नो हॉन्टिंग वाइल चिलिंग। कसौली की घाटियों में बना हॉन्टेड हिल रिसोर्ट उन्हें दूर से ही दिखाई दे गया और रिसेप्शन पर खड़ा था चमन दास, रिसोर्ट का मैनेजर। वो चुड़ैल गैंग को देखकर चौंक गया। चमन जी, कमरे भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए और हाँ, डांस फ्लोर का इंतजाम पक्का करो, हमारी गैंग वेकेशन पर है। हाँ, और मसाज पार्लर का टाइम टेबल दे दो। मेरी गर्दन पिछले साल के पंडित के भगाने वाले ड्रामे से अकड़ी हुई है अभी तक। हाँ, चमन, ये रिसोर्ट तो पार्टी वाइब्स दे रहा है। बेसमेंट में डिस्को है ना? मैं तो अभी ठुमके लगाने को तैयार हूँ। रंभा, तू हर जगह डांस फ्लोर ढूंढ लेती है। वैसे ये रिसोर्ट कूल है। चमन, कोई मजेदार एक्टिविटी तो बताओ। मालिनी दी, मैंने रिसोर्ट की स्टोरी डाल दी। हैशटैग चुड़ैल गैंग कसौली ट्रेंड करेगा। चमन, सेल्फी ले लो ना हमारे साथ। कमरा नंबर 13 पुराने जमाने का था। मालिनी दी, ये कमरा तो मस्त है, पर मसाज पार्लर कब खुलता है? मेरी पीठ चिल्ला रही है। कामिनी, तू बस मसाज की रट लगाए रख, पहले रिसोर्ट चेक करते हैं। चमन ने बेसमेंट में डिस्को की बात कही थी। डिस्को? बस, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर तैयार है। चुड़ैल चमेली का रिमिक्स चलाएं। रंभा, तेरा म्यूजिक तो ठीक है, पर धीरे बजाना। मैं अपनी झाड़ू की बैटरी चेक कर रही हूँ, रास्ते में उड़ते उड़ते कम हो गई। मालिनी दी, मैंने ट्रिप एडवाइजर पर चेक किया, रिसोर्ट में रात को डांस पार्टी होती है। चलो तैयार हो जाओ। परफेक्ट। तो आज का प्लान, डांस, खाना और मस्ती। चलो बेसमेंट चलते हैं। गैंग ने अपनी झाड़ुएं कमरे में छोड़ी और रात के 9 बजे बेसमेंट की ओर बढ़ी। बेसमेंट में डिस्को लाइट्स चमक रही थीं। बीच में एक बड़ा सा डांस फ्लोर था। कामिनी, तू जूस पी, मैं तो ठुमके लगाने जा रही हूँ। ये लो मेरा लेटेस्ट स्टेप, चुड़ैल ट्वर्क। रंभा, तेरा ट्वर्क तो भूतों को भी हंसा देगा। चल, मैं भी ट्राई करती हूँ। दोस्तों, ये है चुड़ैल गैंग की कसौली पार्टी। हैशटैग चुड़ैल डांस नाइट। रंभा ने म्यूजिक तेज किया और गैंग ने डांस शुरू कर दिया। वाह बहनों, ये तो असली वेकेशन वाइब्स हैं। रंभा, अगला गाना कौन सा? कुछ स्लो गाना लगाना रंभा, मेरी गर्दन को ब्रेक चाहिए। स्लो? अरे ये लो, भूतनी की बारात। स्लो भी है, मजेदार भी। चमेली, अरे वो तो हमारी पुरानी गैंग मेट थी। रंभा, तुझे याद है ना, वो डिस्को में कैसे कमर मटकाती थी? हाँ,
चमेली की कमर तो लट्टू की तरह घूमती थी। चलाओ, उसका गाना फिर से चलाओ। और बेसमेंट में ठहाकों की गूंज फैल गई। रात के 12 बजे। डांस और हो जाए या फिर कुछ नया करें? सब लोग देखो, मैंने ये सब लाइव दिखाया। हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तुम लोग तो कमाल हो। बहनों, ये चमेली की थीम पार्टी है, चलो उसके स्टेप्स कॉपी करें। मालिनी दी, मैं तो मसाज के बाद डांस करूंगी। अभी मेरी कमर को आराम चाहिए। ओहो कामिनी, तू बस बहाने बना। देख, मैं चमेली का हार पहनकर कैसे थिरक रही हूँ। रंभा, तेरा डांस तो चमेली को भी जेलस कर देगा। और हंसी मजाक में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। सुबह हुई। गैंग ने रिसोर्ट में आखिरी बार नाश्ता किया। चमन दास ने गैंग को धन्यवाद दिया। अगली बार उन्हें आने का न्योता दिया। चमन, ये ट्रिप सुपर हिट थी। अगली बार गोवा में मिलते हैं। हाँ, पर गोवा में मसाज पार्लर पहले ही बुक कर लेना। और बोट पार्टी? बिना डांस के मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे बस ये डायरी चाहिए। चमेली के स्टेप सीखूंगी और गोवा में टिकटॉक वायरल करूंगी मैं। #चुड़ैल गैंग गोवा। तुम लोग कमाल हो। कसौली की ठंडी वादियों से निकलकर चुड़ैल गैंग अब गोवा की धूप, समुद्र और बोट पार्टी की तलाश में थी। मालिनी, कामिनी, रंभा, छम्मो और शब्बो ने अपनी जादुई झाड़ुओं को फुल चार्ज किया। ब्लूटूथ स्पीकर में चुड़ैल चमेली का रीमिक्स लोड किया और ट्रिप ट्रिप हुर्र हुर्र मंत्र के साथ गोवा की ओर उड़ चली। उनका टारगेट था बागा बीच के पास एक हिप स्पॉट, बीच ब्लास्ट बंगला, जहां डीजे नाइट्स, कॉकटेल और मसाज पार्लर का वादा था। गैंग का मिशन वही पुराना, नो हॉन्टिंग, ओनली चिलिंग। रिसोर्ट का मैनेजर गोपाल गैंग को देखकर हैरान था। गोपाल जी, हमारी वाइब्स तो रॉक करेंगी। बोट पार्टी का टाइम बताओ। और मसाज पार्लर? मेरी कमर कसौली से अभी भी चिल्ला रही है। गोपाल, डीजे तो तैयार है ना? मेरा बीच ठुमका रेडी है। रंभा, तू हर जगह डांस फ्लोर ही ढूंढ लेती है। गोपाल, कोई बीच गेम्स हैं क्या? #चुड़ैल गैंग गोवा शुरू। गोपाल, सेल्फी ले लो। कमरा नंबर 7 में समंदर का नजारा, रंगीन पर्दे और चमेली का पुराना रिकॉर्ड रखा था। वाह, गोवा का मजा। चलो, बोट पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। रात 9 बजे गैंग बोट पर थी। डीजे चुड़ैल चमेली का रिमिक्स बजा रहा था। बार टेंडर राधा कॉकटेल सर्व कर रही थी। लेडीज, ये लो गोवा स्पेशल मॉकटेल। डांस फ्लोर अब आपका है। राधा, मॉकटेल जबरदस्त है। डीजे, वॉल्यूम बढ़ाओ। राधा, कोई रिलैक्सिंग ड्रिंक? मेरी कमर को प्यार चाहिए। ओह कामिनी, तू ड्रिंक पे, मैं डांस फ्लोर संभालती हूँ। चुड़ैल ट्विस्ट देखो। रंभा, तेरा ट्विस्ट तो समंदर को हिला देगा। मैं भी ट्राई करती हूँ। #गोवा चुड़ैल पार्टी लाइव। राधा, आप भी नाचो। रात 12 बजे गैंग बीच पर बॉनफायर के पास बैठी। राधा ने फिश फ्राई सर्व की। खाओ और बताओ गोवा कैसा लगा? राधा, गोवा सुपर हिट। अगला प्लान क्या? मसाज गोपाल से बुक करवाओ ना। और डांस? बिना ठुमकों के गोवा अधूरा है। मुझे चमेली का रिकॉर्ड फिर से सुनना है। #चुड़ैल बीच वाइब्स ट्रेंडिंग। अगली ट्रिप कहाँ? सुबह गैंग ने समोसे खाए और अगली ट्रिप की प्लानिंग की। राधा, गोपाल, मजा आया। अगली बार मनाली, मसाज के साथ। और डांस? मुझे तो शांति चाहिए। #चुड़ैल गैंग मनाली, मैं लाइव करूंगी। ट्रिप ट्रिप हुर्र हुर्र। गैंग गोवा के बाद वापस अपने घर यानी शमशान घाट चली जाती है।